संघर्षों की इस समर भूमि में हमसे पूछो हम कैसे हैं। काल चक्कर के इस चक्रव्यूह में हम भी अभिमन्यु जैसे हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। वंदे मातरम साथियों, मैं अनुज दमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से आगामी जेएनयू चुनाव में ज्वाइंट सेक्रेटरी पद का उम्मीदवार हूं। साथियों, मेरी प्रारंभिक शिक्षा जवाहरलाल नवोदय विद्यालय से हुई है। वह जवाहरलाल नवोदय विद्यालय जहां पे विद्यार्थी की कोई जाति नहीं थी। साथियों, उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज से हुई है। जब मैं रामजस कॉलेज के अंदर छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा था तो वहां पर इतिहास के एक प्रोफेसर के द्वारा जेएनयू से एक सेमिनार आयोजन में चीफ गेस्ट के लिए जेएनयू से उमर खालिद नाम के व्यक्ति को बुलाया जाता है। वह उमर खालिद जो भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाता है, जो कश्मीर को भारत से अलग करने की बात करता है। ऐसी दोहरी मानसिकता के लोग रामजस कॉलेज आते हैं और रामजस कॉलेज का गेट कभी पार नहीं कर पाते हैं। बोला बोला भारत माता की। साथियों, ये लोग अपना दोहरा चरित्र रखते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर आपने देखा होगा कि जब एक मेडिकल नर्स का रेप किया जाता है तो वहां की जो सीएम है ममता बनर्जी, वो कहती है कि लड़कियों को शाम को 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन जेएनयू के अंदर ये छात्र संगठन जो फेमिनिज्म की बात करते हैं, वो न तो कोई मार्च निकालते हैं, न कोई एफिकी बर्निंग करते हैं, न कोई प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक उसी प्रकार बांग्लादेश के अंदर जब हिंदू महिलाओं पे अत्याचार होता है तो ये लोग मौन रहते हैं और अपना दोहरा चरित्र यहाँ पे पेश करते हैं। साथियों, आपने देखा होगा 2013 से लेके यहाँ का जो लेफ्ट जेएनयू है वो चुनता हुआ आया है। उसने कभी भी स्टूडेंट सेंट्रिक मुद्दों की बात नहीं की है। साथियों, हर बार एक ही मैनिफेस्टो लेके आते हैं, 4 आदमी यहाँ के बोलते हैं, सेम बातें बोल के जाते हैं, लेकिन आज तक एक काम इन लोगों के पास गिनाने के लिए नहीं है। उसके विपरीत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से 2015 में जब हमारा ज्वाइंट सेक्रेटरी चुन के आता है तो इस जेएनयू के अंदर हॉस्टल फेलोशिप और वाईफाई जो हमारी मैनिफेस्टो का अहम हिस्सा था, वो ब्राक हॉस्टल खड़ा करने का काम करते हैं। साथियों, ये लोग बार बार जेएनयू के अंदर फंड कट्स की बात करते हैं। फंड कट से बड़ा इशू जेएनयू के अंदर फंड मैनेजमेंट का है। आपने देखा होगा कि कैसे 28 करोड़ रुपए से बना ब्राक हॉस्टल आज उसकी छत से मलबा गिर रहा है, उसकी दुर्दशा हो रही है जो मात्र 2-3 साल से बना है। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि जेएनयू के अंदर कन्वेंशन सेंटर के लिए 38 करोड़ रुपए का फंड आता है, लेकिन वो फंड यहाँ का जो जेएनयू प्रशासन है और यहाँ का जो लेफ्ट जेएनयू के अधिकारी हैं, जो भी इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसको डकारने का काम करते हैं। साथियों, इतना ही नहीं, 58 करोड़ रुपए का बजट हॉस्टल रिनोवेशन के लिए आया, लेकिन हॉस्टल के अंदर जो टाइलें लगी, जहां पे पत्थर लगना था वहां पे लोहे की रेलिंग लगा दी गई और वो टाइलें 2 महीने के अंदर टूटनी शुरू हो गई। साथियों, पिछले चुनाव में हम सिर्फ एक पोस्ट जीत के आए। हमारा ज्वाइंट सेक्रेटरी मात्र 4 महीने के लिए काम करता है। उस 4 महीने के दौरान 2019 से जो रेलवे रिजर्वेशन काउंटर बंद था, उसका अप्रूवल हम रेलवे मिनिस्ट्री से लेके आए और फिगर ये आपके बीच में शुरू हो जाएगा। हमने यू बसेज चलवाई जो दिल्ली विश्वविद्यालय से लेके जेएनयू के अंदर चलती है। और मैं साइंस बैकग्राउंड से आता हूं। जब साइंसेज की बात की जाए तो मुद्दे अति संवेदनशील हो जाते हैं। ये लोग जब वहां पे स्कूल जीबीएम होती है तो वहां पे जाना पसंद नहीं करते और इनके अध्यक्ष बोलते हैं कि ऐसे छोटे छोटे स्कूलों में हमें जाने की जरूरत नहीं है। मैं बता देना चाहता हूं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने, हमारे जेएस ने साइंसेज के लिए एआई लैब का आईटी मिनिस्ट्री से अप्रूवल लाए, सेमीकंडक्टर लैब का आईटी मिनिस्ट्री से अप्रूवल लाए
और साइंसिस की बात की जाए तो आज हमारी जो दुर्दशा है वो वामपंथी छात्र संगठनों की वजह से है। साथियों, आपने देखा होगा कभी आपके बीच में इन्होंने IRF की बात नहीं की, इन्होंने कभी लैब रिक्रूटमेंट की बात नहीं की। आज JNU का हर वो आम छात्र DU या IIT जाता है जहाँ पे उसे JNU के अंदर 5 गुना पैसा देना पड़ता है, उसके विपरीत GST अलग से पे करनी पड़ती है। साथियों, इन लोगों ने JNU में सिर्फ अपने दोहरे चरित्र को दर्शाया है और अपनी सिर्फ डिस्ट्रक्टिव सोच, सिर्फ कैंसल कल्चर इनका जो रहा है वो चाहे 2010 में जब दिल्ली के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे तो उस दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय और जामिया तमाम स्पोर्ट्स स्टेडियम बनकर तैयार हुए, लेकिन जब JNU को वो प्रस्ताव मिला तो ये दोहरे चरित्र के लोग यहाँ पर उसका विरोध करते हैं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस बार आपके बीच में चुन के आएगा, वो स्टूडेंट सेंट्रिक मुद्दों पे बात करेगा, वो आपके बीच में जो स्टूडेंट्स के आम अधिकार हैं उनकी लड़ाई करने का काम करेगा। मैं मानता हूं आप लोग वर्ल्ड वाइड इशूज की बात कीजिए, नेशनल इशूज की बात कीजिए, लेकिन ये भी देखिए कि आज JNU का जो आम छात्र है उसकी दुर्दशा कैसे हो रखी है। आप उसके अधिकारों की बात कीजिए। साथी, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आने वाले चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को वोट कीजिए और इन वामपंथी छात्र संगठनों को आईना दिखाने का काम कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय। फर्स्ट क्वेश्चन, JNU सेंट्रल लाइब्रेरी में जब एडमिन सीटिंग कैपेसिटी और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की जगह फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लेके आता है, उस पर आपका जॉइंट सेक्रेटरी वैभव मीना क्यों चुप था? देखिए, अगर लाइब्रेरी की इंफ्रास्ट्रक्चर और सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब 22 अगस्त 2022 को हम लोग मेन गेट पे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनमें से लाइब्रेरी की सीटिंग कैपेसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारी एक मांग थी। उस दौरान किस तरीके से JNU प्रशासन ने मिलके हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी चलाई और वहाँ पे हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर प्रोक्टरल इंक्वायरी डाली और 30 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं के ऊपर फाइन आए। और JNU के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, वैभव मीणा की बात की जाए तो वैभव मीणा का 4 महीने का सेशन पूरे वामपंथ के इतिहास पर भारी रहा है। साथियों, वैभव मीणा ने JNU के अंदर आज जो रेलवे रिजर्वेशन काउंटर बंद पड़ा था, जिसकी आपने एक बार भी आवाज नहीं उठाई, वो रेलवे रिजर्वेशन काउंटर वैभव मीणा ने अप्रूवल लेके आए और जल्दी JNU में खोलने को मिलेगा। साथियों, जिस JNU के अंदर कभी यू स्पेशल बस नहीं चली थी, वो यू स्पेशल बस वैभव मीणा ने JNU के अंदर दिल्ली विश्वविद्यालय से चलवाने का काम किया है। इतना ही नहीं साथियों, सोच न रखते हुए वैभव मीणा ने कलकत्ता सोच का अपना परिचय दिया है। JNU के अंदर चाहे OAI लैब हो, चाहे सेमीकंडक्टर लैब हो, IT मिनिस्ट्री से कोई परमिशन लेके आया है तो वो वैभव मीणा लेके आया है। साथियों, और आपको बता देता हूँ, मैं समर भूमि के संघर्ष में मेरे साथ वैभव मीणा भी एक यहाँ का स्टूडेंट था, जहाँ पे हम लाइब्रेरी की इंफ्रास्ट्रक्चर और सीटिंग कैपेसिटी की बात कर रहे थे। हम 70 दिनों तक समर भूमि पे बैठे और हमने संघर्ष किया। आप लोगों की JNU के छात्र अधिकारों के लिए एक काम आप लोगों ने नहीं किया है। और मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने सिर्फ JNU विरोध किया है। JNU में स्टेडियम आया हो, चाहे JNU के अंदर बड़ा का वो फंड आया हो, चाहे JNU के अंदर कन्वेंशन सेंटर का फंड आया हो, चाहे हॉस्टल इनोवेशन का फंड आया हो, उसका आपने हमेशा से विरोध किया है और आप भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। ये आपको सोचना होगा साथियों। और आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में JNU के अंदर उस हर आम छात्र को जिसकी आवाज को आप लोगों ने दबा दिया, उसका जवाब देने का काम करना पड़ेगा। और इस चुनाव में JNU का हर आम छात्र आपको आईना दिखाने का काम करेगा। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आने वाले
because they're rapist preferring party. वुमेन सेफ्टी की बात करूं तो मैं आयशा के इन साथियों को बता देना चाहूंगा, अकबर चौधरी, अनमोल रतन, प्रसन्ना राज, आपके ही वो कैडर थे जिन्होंने अपनी छात्र कैडर के साथ ब्रह्मपुत्रा हॉस्टल में, पेरियार में रेप करने का काम किया और सलाखों में पीछे जाने का काम किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा से नारी सशक्तिकरण के पक्ष में रहा है और महिला रिप्रेजेंटेशन के पक्ष में रहा है। ये ऐसा के लोगों को सोचना होगा कैसे अपने ही कैडर के साथ आप लोग बलात्कार करते हैं और जेल के अंदर दुर्गा पूजा की शोभा जूते चलाने का काम करते हैं। सेल्फ प्रोक्लेम्ड संघ से आने वाली नीति के द्वारा लाई गई सीटिंग मैनुअल में आपके संगठन का कितना कमीशन मिला? देखिए, सीटीओ इंक्वायरी की अगर मैं बात करूं तो ये लेफ्ट का जब यहाँ पे यूनियन थी, लेफ्ट के यूनियन में वो आया और आप लोग